स्वागत। आज हम शिक्षा पर दो बहुत ही दिलचस्प भारतीय नजरियों की गहराई में उतर रहे हैं। जी। हमारे स्रोत हैं श्री अरविंदो के सच्चे शिक्षण के 3 सिद्धांत और वो पंचकोश सिद्धांत पर कुछ लेख। हाँ। देखते हैं कि ये दोनों मिलकर सीखने सिखाने को कैसे देखते हैं और आज के लिए इसका क्या मतलब है। बिल्कुल, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कैसे श्री अरबिंदो का जो आध्यात्मिक नजरिया है हाँ। और पंचकोश का ये सदियों पुराना ज्ञान दोनों मिलकर एक ज्यादा असरदार और छात्र की जरूरत के मुताबिक शिक्षा का रास्ता दिखा सकते हैं। तो शुरू करते हैं श्री अरविंदो के पहले सिद्धांत से। कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। हाँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, इसका क्या मतलब समझें? हाँ, ये थोड़ा चौंकाता जरूर है, पर इसका गहरा मतलब है कि असली ज्ञान वो बाहर से डाला नहीं जा सकता। अच्छा। वो हर इंसान के अंदर मतलब पहले से मौजूद है। पहले से। जी, शिक्षक का काम बस उसे बाहर लाने में मदद करना है, जैसे एक माली बीज को पनपने में मदद करता है। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि छात्र की अंदरूनी ताकतों को जगाना है, मानसिक, प्राणिक, शारीरिक। और पंचकोश का विचार इससे कैसे जुड़ता है? क्या वो भी इसी अंदरूनी ज्ञान की बात करता है? हाँ, काफी हद तक। देखिए, पंचकोश कहता है कि इंसान 5 परतों या कोशों से बना है। 5 कोश कौन कौन से? अन्नमय यानी शरीर, फिर प्राणमय यानी ऊर्जा, मनोमय यानी मन, हाँ। विज्ञानमय यानी बुद्धि, हाँ। और सबसे अंदर आनंदमय कोश जो आंतरिक आनंद का है। अच्छा। तो श्री अरबिंदो का सिद्धांत वो सीधे सीधे आनंदमय कोश की ओर इशारा करता है। ओहो, यानी अंदरूनी ज्ञान का स्रोत। बिल्कुल, सहज समझ का स्रोत। तो शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ बुद्धि मतलब विज्ञानमय कोश उसको तेज करना नहीं होना चाहिए। हाँ। बल्कि इस गहरे आनंदमय स्रोत को भी जगाना है। शिक्षक यहाँ एक गाइड है, ज्ञान थोपने वाला नहीं। समझ गई। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। मन के विकास में उसकी सलाह लेनी चाहिए। जी। इसका मतलब हुआ कि हर बच्चा अलग है, उसका अपना स्वभाव जिसे स्वधर्म कहते हैं और सीखने की अपनी रफ्तार है। बिल्कुल सही। हर किसी को एक ही खांचे में फिट करने की कोशिश असल में नुकसानदेह हो सकती है। हाँ, ये तो है। यहाँ स्वधर्म का मतलब है बच्चे की अपनी मौलिक प्रकृति, उसके सीखने की लय, और पंचकोश का नजरिया इसे और साफ करता है। कैसे? ये बताता है कि उम्र के अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग कोश ज्यादा सक्रिय होते हैं। अच्छा, जैसे 0 से 5 साल तक अन्नमय कोश मतलब शारीरिक विकास पर जोर। ठीक है। फिर 5 से 12 साल तक प्राणमय कोश, ऊर्जा और इंद्रियों का विकास। 11 से 16 में मनोमय कोश यानी भावनाएं और सोच। और फिर 16 से 20 में विज्ञानमय कोश यानी तर्क और समझ का विकास। तो मतलब ये हुआ कि हमें बच्चे की उम्र और विकास के उस चरण के हिसाब से शिक्षा को ढालना चाहिए। एकदम। ना कि उस पर कुछ ऐसा लादना जिसके लिए वो तैयार ही नहीं है। बिल्कुल। और इसमें एक जरूरी बात यह भी है कि अगर शुरुआती कोश जैसे अन्नमय यानी सही खान पान, खेल कूद, और प्राणमय मतलब ऊर्जा का संतुलन, अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया तो बाद के कोशों मनोमय और विज्ञानमय का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। अच्छा, इससे दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। बच्चों में भावनात्मक या व्यवहार से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। श्री अरबिंदो यही कह रहे हैं, बच्चे की प्रकृति का सम्मान करें। ये तो बहुत ही अहम बात है। अब तीसरा सिद्धांत, निकट से दूर तक काम करें, जो है उससे जो होगा तक। जी। ये सुनने में ऐसा लगता है कि शुरुआत बच्चे की अपनी दुनिया से होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि शिक्षा बच्चे के जाने पहचाने माहौल, उसके अनुभव और उसकी प्रकृति से शुरू होनी चाहिए। यानी सीधी बड़ी या अनजान बातें नहीं, उन्हें बच्चे की मौजूदा समझ से जोड़ना जरूरी है। यानी किताबी बातों से पहले बच्चे के अपने अनुभव मायने रखते हैं। सही पकड़ा। और यहाँ पंचकोश फिर से एक व्यवहारिक रास्ता दिखाता है। अच्छा, वो कैसे? अन्नमय यानी शारीरिक और प्राणमय यानी ऊर्जावान कोश ये बच्चे के सीधे अनुभवों पर आधारित होते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो शिक्षा यहीं से शुरू होनी चाहिए और फिर धीरे धीरे मनोमय यानी सोच विचार और विज्ञानमय यानी तर्क वितर्क की ओर बढ़ना चाहिए। और इसमें बच्चे का परिवेश भी देखना होगा, जैसे गांव या शहर। बहुत जरूरी। बच्चे का परिवेश ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। ज्ञान को बाहर से थोपने की जगह उसे एक संभावना की तरह पेश करना चाहिए। तो इन सब का सार क्या निकलता है? ऐसा लग रहा है कि श्री अरबिंदो और पंचकोश दोनों ही एक ऐसी शिक्षा की बात कर रहे हैं जो रटने रटाने से अलग है। हाँ। बच्चे को केंद्र में रखती है और उसके पूरे व्यक्तित्व का विकास करती है, समग्र। निश्चित रूप से दोनों ही तरीके, रटंत विद्या
और वो जो मानकीकृत तरीके होते हैं सबके लिए एक जैसे, उनको नकारते हैं। हाँ। वे बच्चे की अपनी खोज, अपनी रफ्तार से सीखने और उसकी आंतरिक प्रकृति, उसके स्वधर्म का सम्मान करने पर जोर देते हैं। और ये आजकल की शिक्षा प्रणाली पर एक तरह की टिप्पणी भी है, जो अक्सर शरीर, अन्नमय और ऊर्जा, प्राणमय जैसे जरूरी पहलुओं को नजरअंदाज कर देती है। सही बात है। और सीधे बुद्धि विज्ञानमय पर पहुंच जाती है। तो अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें, तो क्या ये सिद्धांत भारत की शिक्षा के भविष्य के लिए वाकई अहम हो सकते हैं? मुझे तो लगता है हाँ। श्री अरबिंदो और पंचकोश के ये सिद्धांत वो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की नींव बन सकते हैं जो सिर्फ जानकारी ही न दे, हाँ। बल्कि संतुलित, स्वस्थ और आप कह सकते हैं आध्यात्मिक रूप से जागरूक नागरिक भी तैयार करे। तो इस प्राचीन ज्ञान को समझना और अपनाना जरूरी हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारी आज की शिक्षा प्रणाली कितनी समग्र है। हाँ। क्या वो इंसान के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान दे रही है या उसके संपूर्ण विकास पर? और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ता हूँ जी। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे शिक्षक हों, माता पिता हों या खुद सीखने वाले हों, इन सिद्धांतों को छोटे रूप में कैसे अपना सकते हैं? कैसे? जैसे बच्चे की सुनना, उसकी रुचि का सम्मान करना, सीखने को उसके अनुभव से जोड़ना, ताकि सीखने की प्रक्रिया ज्यादा स्वाभाविक बन सके, हाँ। मजेदार और असरदार बन सके। धन्यवाद।